आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कुछ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। केटीआर ने 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मांग की है कि बंदी संजय बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगे और अदालत उन्हें समाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ साथ उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोके। याचिका को सिटी सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसने मामले को 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। केटीआर के कानूनी वकील के अनुसार मानहानि का मुकदमा 8 अगस्त को बंदी संजय कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों से उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर केटीआर को तेलंगाना विशेष खुफिया शाखा यानी SIB के दुरुपयोग, अवैध फोन टैपिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जोड़ा था। याचिका में कहा गया है कि ये टिप्पणियां झूठी, अपमानजनक थी और कई मीडिया संगठनों, डिजिटल आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। तेलंगाना जागृति के सदस्यों ने आज हैदराबाद के नामपल्ली में तेलंगाना लोक सेवा आयोग पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने TGPSC कार्यालय की घेराबंदी की और रविंद्र मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उन्होंने TGPSC ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में तेलंगाना जागृति कार्यकर्ताओं को तेलंगाना लोक सेवा आयोग कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। TGPSC कार्यालय पर भारी पुलिस तैनाती देखी गई। तेलंगाना जागृति का विरोध तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा समूह 1 परीक्षाओं के पुनः मूल्यांकन के आदेश के बाद आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज तेलंगाना लोक सेवा आयोग को समूह 1 परीक्षाओं का मैनुअल रूप से पुनः मूल्यांकन करने और 2 महीने में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। वही आपको बता दें कि 2024 में सत्ता में आने के तुरंत बाद रेवंत रेड्डी सरकार ने TGPSC ग्रुप 1 परीक्षा अधिसूचना रद्द कर दी। तेलंगाना के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पात्र पत्रकारों को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता कार्ड प्राप्त हो। बैठक में विशेष मुख्य सचिव रवि गुप्ता, प्रेस अकादमी के अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी, सूचना एवं जनसंपर्क विशेष आयुक्त चौधरी उपस्थित थे। वही आपको बता दें कि चर्चा में मान्यता नीति, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य लाभ, पुरस्कारों का पुनरुद्धार और पत्रकारों पर हमलों को संबोधित करने वाली उच्च शक्ति समिति की कार्यप्रणाली जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। पोंगुलेटी ने घोषणा की है कि उच्च शक्ति समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 2008 में जारी एक सरकारी आदेश को तेलंगाना के गठन के बाद भी नहीं हटाया गया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि जैसा कि अपेक्षित था, कुछ भाजपा और भक्त वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए बीआरएस पार्टी से परेशान है। वे न तो भारतीय संविधान और न ही शीर्ष अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं। सिलसिला विधायक ने साल मई में पहलगाम हमले के बावजूद मौजूदा एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की अनुमति देने के लिए केंद्र पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बमुश्किल 5 महीने पहले पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी सत्तारूढ़ भाजपा को हमारी राष्ट्रीय टीम के उसी देश के साथ क्रिकेट खेलने पर कोई आपत्ति नहीं है जो हमारी धरती पर आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केटीआर ने अपनी पार्टी की ओर से फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमने हमेशा अधिनियम के विवादास्पद प्रावधानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसमें ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते समय प्रगतिशील का मुखौटा इस्तेमाल किया गया था। हम इस अधिनियम का उपयोग करके विभाजनकारी राजनीति के प्रसार को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति अधिक आभारी नहीं हो सकते।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी, तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर और सांसद एम अनिल कुमार यादव ने हैदराबाद के एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी बीच हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम दक्षिण हैदराबाद में इस तरह का एक कार्यालय खोलने की कोशिश कर रहे थे। मेट्रो स्टेशन के अंदर इस तरह का कार्यालय खोलने से लोगों के लिए वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ हैदराबाद में और हैदराबाद के पार्लिमानी हलके में यहाँ पर इस बस स्टैंड में, इस तारीखी बस स्टैंड में पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। और मेरे लिए बजाते खुद पर्सनली एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बरसों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद के इस इलाके में, साउथ हैदराबाद में यहाँ पर इस तरह का ऑफिस खोला जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ साउथ हैदराबाद, जनूबी हैदराबाद के आवाम के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जनूबी तेलंगाना के इलाके के लोगों के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर से मेट्रो स्टेशन में इस तरह का ऑफिस खोलना यहाँ पर आने वालों के लिए बड़ी आसानी होगी। और अभी हमको बतलाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट इशू करते हैं, उनका नंबर 5वां है। हैदराबाद के एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन पर तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय की क्षमता प्रतिदिन 4500 पासपोर्ट जारी करने की है। देश में पहली बार मेट्रो स्टेशन सह बस स्टैंड परिसर में पासपोर्ट कार्यालय है। ये सभी जनता की सेवा के लिए खोले जा रहे हैं। जब आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी तो आप इसे आराम से प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस को तुरंत पुलिस सत्यापन करने का भी आदेश दिया गया है। सत्यापन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पासपोर्ट के जरिए पासपोर्ट के ऑफिस के तरफ से रोज 4500 पासपोर्ट देने का अभी कैपेसिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यहाँ स्टेट पासपोर्ट ऑफिसर दया जी के नेतृत्व में नया ऑफिस और एक्सटेंडेड एरिया करने के लिए कल करीमनगर में एक ऑफिस नया और शिफ्ट किया था, इनाग्रेट किया था पंडित संजय के वहाँ। यहाँ हैदराबाद में पहली बार देश में मेट्रो स्टेशन का बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स में ये पासपोर्ट ऑफिस आया। आज एमपी अनिल भाई और असद भाई और मेयर जी और पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी श्रीनिवास जी स्नेहा जी के साथ मिलकर यहाँ भी इंट्रोड्यूस प्रारंभ किया है। ये सब पासपोर्ट के जो जनता का सेवा के लिए बोल रहे, तो जनता भी ये पासपोर्ट जब भी जरूरत पड़े तब आप भागम दौड़ आके लेने की जरूरत नहीं है। अब आराम से पासपोर्ट लीजिए। हर इंडियन आदमी का पासपोर्ट रहना चाहिए। पासपोर्ट भी एक आइडेंटिटी है। अगर बाहर देश जाना एजुकेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए गए, जब पासपोर्ट की जरूरत पड़ता तो पासपोर्ट पूरा तेलंगाना का आम जनता, हर आदमी पासपोर्ट लेने के लिए तेलंगाना प्रदेश सरकार से विनती है। और यहाँ तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को भी आदेश दिया गया, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने आज इंडिया गठबंधन सरकार पर राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आरोग्यश्री को कमजोर करने का आरोप लगाया। शर्मिला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल से निजी अस्पतालों पर लगभग 2500 करोड़ रुपए का बकाया छोड़कर इतनी बड़ी योजना को पटरी से उतार दिया है। शर्मिला ने एक विज्ञप्ति में कहा, आरोग्यश्री गरीब परिवारों के जीवन रेखा है, वंचितों के लिए पुनर्जन्म है, लेकिन गठबंधन सरकार ने इसे अनारोग्यश्री में बदल दिया है। कर्नाटक बीजेपी के मसादा माधुर्यम कार्यक्रम पर पार्टी विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, यह व्यक्तित्व को दर्शाती है, यह बहुत से लोगों को एक साथ लाती है। इस दिशा में भाजपा ने 2014 में मसादा माधुर्य कार्यक्रम शुरू किया था, तब से 100 कार्यक्रम हो चुके हैं। हम 28 सितंबर को शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के साथ इसे बड़े पैमाने पर मनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे सभी शीर्ष नेता इस उत्सव में भाग लेंगे।
कल पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि वह सबसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले विश्व नेता है। दुनिया की भलाई, शांति और प्रगति के लिए उनके योगदान को दुनिया और हमारे देश ने मान्यता दी है। हम चाहते हैं कि वह 100 साल से ज़्यादा जिए। पूरा देश 17 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाएगा। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा जी ने राज्य में जातीय गणना कराने की योजना पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक बुलाई थी। सिद्धरामैया सरकार का एजेंडा हिंदू धर्म को विभाजित करना, वीरशैव लिंगायत समुदाय को विभाजित करना है। यह पहली बार प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमने फैसला किया है कि वीरशैव लिंगायत समुदाय के हित में राज्य और देश को हमें अधिक स्पष्टता के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और पूरे समुदाय को एक उचित दिशा देनी होगी। हमारे वरिष्ठ नेताओं को वरिष्ठ संतों और गुरुओं से बात करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा वीरशैव लिंगायत समुदाय एकजुट हो। वीरशैव लिंगायत समुदाय इस समुदाय को विभाजित करने के सिद्धरामैया के एजेंडे को समझने के लिए काफ़ी समझदार हैं। लोगों को शिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा कि इतने दिनों से विपक्ष कह रहा था कि वक्फ संशोधन असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट में सुधार की जरूरत को स्वीकार किया है। एक्ट की पारदर्शिता, वक्फ संपत्तियों का विकास और डिजिटलीकरण सभी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। आगे उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि जो लोग अदालत गए उन्हें वास्तव में वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र दौरे पर है। इसी बीच कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केरल के अम्बालावायल ग्राम पंचायत में नई स्मार्ट आंगनबाड़ी खोली। कांग्रेस सांसद ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, उनका हाथ मिलाया और उनका अभिवादन करते हुए आंगनबाड़ी के बारे में पूछा। केंद्र के उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों को जश्न में नाचते देखा गया। आंगनबाड़ी के निर्माण की पहल ADF के माध्यम से की गई थी, जो नीति आयोग की एक पहल है जो देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों को बदलने के लिए बनाई गई है। नीति आयोग के अनुसार राज्य कार्यक्रम में प्रारंभिक चालक है जो प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तत्काल सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करते हैं और मासिक रैंकिंग के माध्यम से प्रगति को मापते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान सांसद ने क्षेत्र में कई सामुदायिक परियोजनाएं खोली। सोमवार को उन्होंने माइलोकुन्नू और पनामारम गांव में एक पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे MPLADS द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए सालाना 5 करोड़ आवंटित किए जाते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर JDS नेता निखिल कुमार स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी की बात की थी उन्हें EVM पर भरोसा नहीं है और अब वे बैलेट पेपर प्रणाली पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन जब UPA सरकार बनी थी तब भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होता था, तब भी EVM था। इस बार विधानसभा में कांग्रेस को राज्य में लगभग 136 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को EVM पर संदेह है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस और CM को इस्तीफा दे देना चाहिए और हमें इस्तीफा देना चाहिए। नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।